जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट के वीडियो में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया था और इस पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन कवर किया था 25th नंबर तक। तो देखिए हमने यहाँ पे बात की थी 24th नंबर में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इवेंट के बारे में था, हिस्ट्री के इवेंट्स के विषय में, और इसे क्रोनोलॉजी में हमें कवर करना था। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो नॉर्मल सोर्सेज होते हैं एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें ये टॉपिक कवर्ड है, बट अगर आप क्रोनोलॉजी से इसे कवर करते हैं तो और ज़्यादा आसानी से ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और मैंने यह भी दिखाया था कि ये 2020 वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपके 2021 वाले पेपर में भी पूछा गया। इसी से रिलेटेड थीम थी उसकी। वहाँ पे भी आपको किंगडम्स दिए गए थे मिडिवल इंडिया के कि पोस्ट हर्षा पीरियड में, यानी गुप्ता डायनेस्टी के बाद। वो क्वेश्चन पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी का था कि पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 25th नंबर का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो फ्रेज है वो हुंडी के नेचर को डिफाइन करता है, जो कि पोस्ट हर्षा पीरियड के जो सोर्सेज हैं उनमें रेफ़र किया गया है। यानी बेसिकली हुंडी शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है ये कि एडवाइजरी था, जो कि किंग्स को उनके सबऑर्डिनेट्स के लिए इशू किया जाता था। दूसरा कहा जा रहा है ये डेली अकाउंट्स के लिए एक डायरी मेंटेन की जाती थी। तीसरा कहा जा रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। और चौथा कहा जा रहा है एक ऑर्डर था फ्यूडल लॉर्ड फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड, यानी फ्यूडल लॉर्ड के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो इसका हिंदी अनुवाद भी एक बार देख लेते हैं। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, यानी जो राजा है वो अपने सबऑर्डिनेट किंग्स को जो सलाह देता है, क्या वो था हुंडी। दूसरा कहा जा रहा है जो प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, यानी जो पर डे का कितना कौन सा खर्च आया, बाकी चीज़ें लिखने का जो खाता बही था वो था। या कोई विनिमय पत्र था, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करने के बदले कुछ जो पेपर दिया जाता हो वो। और चौथा कहा जा रहा है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होती हैं, जो सामंत होते हैं, उनके द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया गया आदेश था। दोस्तों ये क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है टाउन स्टेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। मैंने पूरी एनसीईआरटी 6, 7th एंड 8th की कवर कर दी है। डिटेल चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा और प्रत्येक चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है कि एनसीईआरटी कवर तो करते हैं बट उसकी रेलेवेंस हमें एक्जैक्टली पता नहीं चल पाती उस चैप्टर को पढ़ते टाइम। तो जब आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि चैप्टर में कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के तहत अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने बताया है एनसीईआरटी के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ पेजेस आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के बॉक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एम्पोरियम के बारे में बताया गया है, यानी एक ऐसी जगह वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर बॉट एंड सोल्ड, यानी जो गुड्स है उन्हें एक जगह पे लाया जाता है और सोल्ड किया जाता है। इसी से रिलेटेड वर्ड हमने देखा था लास्ट के वीडियो में, जो सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया। वो वर्ड था औरंग। औरंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सामानों को रखा जाता है बेचने से पहले। इसी तरीके से यहाँ पे आप हुंडी देख सकते हैं। हुंडी क्या है, तो हुंडी इज़ अ नोट recording a deposit made by a person. The amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit. तो हुंडी एक तरीके का आप नोट कह लें, या जो एक डिपॉजिट को दिखाता है, एक पर्सन के द्वारा इशू किया जाता था। और इस पर्टिकुलर इशूइंग को लेकर के, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, हुंडी को लेकर के आप दूसरे जगह पर अगर जाते हैं तो उसके बदले में जो भी उसकी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू, उसे रिप्रेजेंट करता था ये हुंडी। तो बेसिकली ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है कि यहाँ से आप लेकर के बाकी जगहों में एक्सचेंज कर सकते हैं और इसकी जो भी वैल्यू निकल करके आएगी हुंडी की, उसके बदले में आपको वो सामान मिल जाएगा। अब दोबारा हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। क्या ये कोई परामर्श था? क्या ये कोई लेखा जोखा था? क्या ये विनिमय पत्र था या सामंतों द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश था? तो किसी प्रकार का यह आदेश नहीं था, बल्कि ये एक विनिमय पत्र था। विनिमय पत्र का मतलब जैसा कि मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज था, यानी इस पर्टिकुलर हुंडी को लेकर के कोई भी पर्सन दूसरी जगह पर जा कर के भी उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे एक्सचेंज कर सकता था। ओके,
तो हमने अभी देखा 7th क्लास की एनसीईआरटी का रेलेवेंस, और शायद ही कोई स्टैंडर्ड सोर्स हो जिनमें इन चीज़ों को डायरेक्टली कवर किया गया हो। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो न्यू वाली एनसीईआरटीज़ हैं 6, 7, 8 की, उसके बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9, 10th वाली उतनी रेलेवेंट नहीं है बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाती हैं आगे चल के, बट 11, 12th वाली भी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा 6, 7, 8 की इंपॉर्टेंट है, खास करके बॉक्सेस। 11, 12th इसलिए मैं लेस इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ न्यू वाली, बिकॉज देखिए एंशिएंट के लिए आप ओल्ड वाली पढ़ेंगे ही, ओल्ड वाली एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा की आती है। इसी तरीके से मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा की जो बुक आती है ओल्ड वाली एनसीईआरटी यानी, तो इन बुक्स में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। बट कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे अभी हुंडी के विषय में हमने देखा, इसी तरीके का एक सवाल आया है निजामुद्दीन पानीपति के बारे में सिविल सर्विसेज 2022 में, वो भी 7th क्लास की एनसीईआरटी के बॉक्स से था। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि 6, 7, 8 एनसीईआरटी के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी बहुत बार टर्म्स पूछे गए हैं, और उन सभी चीज़ों को आप जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 6 to 8 तक की, उनमें वो सारे टर्म्स कवर्ड मिल जाएंगे। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटेन बाय साखाराम गणेश देओस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जो बुक लिखी गई है देशेर कथा साखाराम गणेश देओस्कर के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ये इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं इस बुक से संबंधित। पहला कहा जा रहा है इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, यानी एक कॉलोनियल स्टेट का जो हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड है उसे वार्न करता है। दूसरा कहा जा रहा है इंस्पायर करता है स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज और फोक सॉन्ग्स के परफॉर्मेंस को। तीसरा कहा जा रहा है जो वर्ड देश का यूज़ किया गया है बेसिकली इस बुक देशेर कथा के तहत देओस्कर के द्वारा, ये बंगाल के रीजन के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के बारे में कहा गया है। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये बुक आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनके ऑथर हैं इशिता बनर्जी दुबे। ये बुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई है। मॉडर्न इंडिया की बुक है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं, बट ऑफ कोर्स काफ़ी सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के लिए, तो इस बुक को पढ़ना उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसी बुक के अगर आप पेज नंबर 233 में चैप्टर का नाम है चैलेंजेस एंड रप्चर, इसी के तहत अगर देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बात की गई है साखाराम गणेश देओस्कर की, और इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने नौरोजी के आइडिया को पॉपुलराइज किया और स्वदेशी को प्रमोट किया एक पॉपुलर ईडियम के रूप में। इनका जो टेक्स्ट है देशेर कथा यानी स्टोरी ऑफ द नेशन, बेसिकली देश की कथा यानी देशेर कथा, जो कि 1904 में लिखी गई, ये वार्न करती है अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट के हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड को। ओके, और इसके बाद देशेर कथा को बैन कर दिया गया कॉलोनियल स्टेट के द्वारा 1910 में, लेकिन तब तक 15,000 प्रतियां बिक चुकी थीं, और इस तरीके से स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज को इंस्पायर किया गया, फोक सॉन्ग्स को इंस्पायर किया गया, और एक तरीके से ये मैंडेटरी टेक्स्ट बन गया इंटायर जनरेशन के लिए स्वदेशी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है जब बात आती है स्वदेशी एक्टिविटीज़ की। तो और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिमार्केबल है, इंस्पाइट ऑफ दिस जनरल ग्रोथ ऑफ द नेशनल एंड रीजनल अवेकनिंग and national consciousness there was no word in Bengali for nation, a fact noted by रविन्द्रनाथ। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ को नोटिस किया यहाँ पे कि बंगाली में कोई भी वर्ड नेशन के लिए नहीं देखने को मिलता है, इनफैक्ट नेशनल कॉन्शियसनेस की बात की जाती है फिर भी। व्हेन वी बोरो दिस वर्ड फ्रॉम अदर पीपल इट नेवर फिट्स अस कमेंट टैगोर। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि जब हम किसी वर्ड को बोरो करते हैं दूसरे लोगों से तो ये हम पर फिट नहीं करता। दोस्तों अब दोबारा सवाल पर आते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा यहाँ पे कॉलोनियल स्टेट की हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ माइंड को वार्न करती है, और दूसरा कहा गया है कि इंस्पायर करती है स्वदेशी स्ट्रीट प्ले और फोक सॉन्ग्स के परफॉर्मेंस को। तो ये दो बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो देश वर्ड यूज़ किया गया देओस्कर के द्वारा ये कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल के विषय में नहीं किया गया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम 3 को एलिमिनेट करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं या गेस वर्क की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जो देश वर्ड है ये जनरली कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नहीं देखने को मिल सकता था। अगेन इट इज़ जस्ट अ गेस वर्क, बट फिर भी इस तरीके से आंसर तक पहुँचना थोड़ा सरल होता। वैसे कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली हिस्ट्री में आते हैं जिन्हें स्किप करना ज़्यादा बेटर होता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो यहीं से फ्रेम किया गया है बिकॉज सारे स्टेटमेंट यहीं से मिल रहे हैं। अब ये जो बुक है इसके कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली मेंस के लिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं, सिविल सर्विसेज मेंस के लिए काफ़ी सारे जो इनके चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पज़ से।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है। अगर आपने गांधी इरविन पैक्ट के विषय में पढ़ा होगा तो इसे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, यानी गलती है, इसलिए इसे जो फाइनल आंसर की आई उससे रिमूव कर दिया गया इस क्वेश्चन को। दोस्तों, डिटेल्ड वे में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को समझते हैं, इसके बाद सोर्स को देखते हैं। तो ऑफ कोर्स काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको इनके गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन सी बातें इंक्लूडेड थी, अगर ये आपको पता है तो काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी गांधी इरविन पैक्ट में क्या ये बात शामिल थी कांग्रेस को इन्विटेशन ताकि वो पार्टिसिपेट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दूसरे में कहा जा रहा है विथड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित जो भी ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए गए थे उस टाइम पे डेफिनेटली गवर्नर जनरल के द्वारा, इसे विदड्रॉ किया जाए। तीसरे में कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी का जो सजेशन है फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। और चौथा कहा जा रहा है कि रिलीज़ किया जाए ओनली दोज प्रिजनर को जिनमें वायलेंस का चार्ज ना हो। तो यह स्पेक्ट्रम का पेज नंबर 379 है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाले चैप्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट 25 जनवरी 1931 को गांधी और जो बाकी मेंबर्स है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, इन्हें अनकंडीशनली रिलीज कर दिया जाता है। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होते हैं ऑथराइज गांधी टू इनिशिएट डिस्कशन, ताकि वो वायसराय के साथ डिस्कशन करें। और इस तरीके से फाइनली दिल्ली पैक्ट, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार दिल्ली पैक्ट ऑप्शंस में दे दिया जाता है, बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली पैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें देखने को मिली गवर्नमेंट के बिहाफ में, इरविन इन बातों पर एग्री कर जाते हैं। कौन कौन सी बातें? पहला तो ये कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाए जिनमें वायलेंस के चार्जेस, जो वायलेंस के आधार पर कॉन्विक्टेड ना हो। दूसरा कहा जा रहा है रेमिशन हो सभी फाइन्स का जो कि अब तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं। तीसरा कहा जा रहा है रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सेल टू थर्ड पार्टीज, यानी वैसे लैंड्स जो अभी तक बेचे नहीं गए थर्ड पार्टीज को, उन्हें रिटर्न कर दिया जाए। चौथा देखिए लीनियंट ट्रीटमेंट हो उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ जिन्होंने रिजाइन कर दिया गया है, उदार भावना से ट्रीट किया जाए। चौथा कहा जा रहा है राइट टू मेक साल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यानी सेल के लिए नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोस्टल विलेजेस को ये राइट मिले, ये अधिकार मिले कि वो साल्ट बना सकें। और छठा कहा जा रहा है कि राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। और सातवां है विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस। और कुछ जो प्रोविजंस थे इन्हें टर्न डाउन कर दिया गया वायसराय के द्वारा। कौन कौन सी बातें नहीं मानी गई? पहला तो ये कि जो पब्लिक इंक्वायरी थी पुलिस एक्सेसेस में, और दूसरा कहा जा रहा है कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। तो इस वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। और इसके बाद देखिए गांधी कांग्रेस के बिहाफ में कौन कौन सी बातों पर एग्री कर जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देना, और दूसरा कहा जा रहा है पार्टिसिपेट करना नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराउंड द 3 लिंचपिन्स ऑफ फेडरेशन, इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड दैट मे बी नेसेसरी इन इंडियाज इंटरेस्ट। यानी बेसिकली कहा जा रहा है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य संवैधानिक क्वेश्चंस हैं जैसे फेडरेशन, इंडियन रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। ये गांधी जी के बिहाफ में देखने को मिला। अब सवाल पे दोबारा आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कांग्रेस का इनविटेशन ताकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें और जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं उन पर विचार करें। दूसरा देखिए विदड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रोमलगेट किए गए हों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। और तीसरा कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी, तो ये चीज़ हमने देखी कि ये वायसराय के द्वारा मना कर दिया गया इस प्रोविजन पर, यानी ये टर्न डाउन कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया। चौथा कहा जा रहा है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ना। फिर ये सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन क्यों कैंसिल किया गया यूपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे हम इसके हिंदी में आते हैं, हिंदी वर्जन में। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, तो ये बिल्कुल प्रावधान था गांधी इरविन समझौते का। दूसरा कहा जा रहा है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ है और जो असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ है।
राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर असहयोग आंदोलन का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसका अर्थ होता है सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसके जगह पे असहयोग आंदोलन दे दिया गया, जो बिल्कुल गलत है, राइट। तो इस तरीके से इसे एक्सक्लूड कर दिया जाता अगर आप हिंदी अनुवाद से इसे सॉल्व करते तो ओके। और फिर आंसर क्या बनता, डेफिनेटली यहाँ पे आंसर अलग हो जाता, क्योंकि फिर 2 को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि असहयोग आंदोलन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है गांधी इरविन समझौते का, बल्कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए। तो ये बात इस वजह से आई थिंक कैंसिल की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी अनुवाद है वो बिल्कुल अलग है, या आप कह लें कि ये यहाँ पे 1920 का इवेंट है और यहाँ पे 1930 के इवेंट की बात होनी चाहिए थी। तो इस क्वेश्चन से आपको ये लर्निंग लेनी है कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, जो इंपॉर्टेंट पैक्ट हैं, और भी बहुत सारे पैक्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इन प्रोविजंस के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और ये चीज़ें जब आप समझ करके चलेंगे कि कौन सी घटना क्यों हुई, और सारे इवेंट एक दूसरे से हिस्ट्री में रिलेटेड हैं, तो जब आप इस तरीके से लिंकेज स्टैब्लिश कर लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी बात यहाँ पर करेक्ट होगी, कौन सी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक पार्ट में, यानी आज के इस वीडियो में ये तो कवर हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं चाहता हूँ डिटेल में डिस्कशन करूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी नहीं है, क्लैरिटी के साथ करना, और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आगे अगर आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को पढ़ें तो आप समझ जाएँ। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था शाखाराम गणेश देवस्कर वाला, ये 2019 में इनकी 150th एनिवर्सरी थी, मे बी ये रीज़न रहा हो इस क्वेश्चन के पीछे का, राइट। तो इस तरीके से जब आप न्यूज़पेपर को पढ़े तो आप समझें कि कौन सी घटना, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज 2022 में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आपके न्यूज़ में एसोसिएटेड थे। जैसे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में देखा होगा, जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनी थी, तो इस तरीके से उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं ऐसे एसोसिएटेड जो करंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं और उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस आइडिया को डेवलप करना, और अच्छे से अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो काफ़ी बेटर वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप अपने राय अथवा विचार जरूर लिखें, और आप सजेशन भी दे सकते हैं, और किन टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं यह भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।